नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मनप स्टोरीज पर। दोस्तों, ये कहानी चल रही है जीवन संगिनी और उसके 8 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 9वां पार्ट है। यदि ये पार्ट पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीवन संगिनी नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर बाकी के पार्ट्स मिल जाएंगे। तो वहाँ जा के आप स्टार्टिंग से पार्ट पढ़ करके कहानी को एंजॉय कर सकते हैं। चलिए हम इस पार्ट को शुरू करते हैं। अगली सुबह जब सलोनी की आंखें खुलती हैं तो उसे अभिमन्यु नहीं मिलता। तो नीचे जाकर भी देखती है, लेकिन अभिमन्यु वहाँ पर भी नहीं था। अजीब बात है, इतनी सुबह कहाँ जा सकते हैं। रात में ढंग से बात भी नहीं हो पाई। बहुत परेशान लग रहे थे। फ़ोन करूँ तो कहीं गुस्सा ना करें, और क्या करूँ, मन ही नहीं मान रहा। सलोनी बेटा, क्या कर रही है? आजा इधर दादी के पास बैठ करके बता, तेरा इस नालायक पति रात में घर आया था कि नहीं? क्योंकि आजकल वह कहाँ रहता है, घर में किसी को पता नहीं चलता। दादी, वो रात में घर आए थे, लेकिन पता नहीं इतनी सुबह कहीं चले गए। काम से ही गए होंगे, आजकल वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। वह तो मैं जानती हूँ कि वो रात में आया था, उसकी गाड़ी मैंने देखी थी, लेकिन इतनी सुबह चला गया बिना नाश्ता किए, बिना मुझसे मिले। वर्कलोड क्या सारा उसी के ऊपर है? विशाल है, तू है, सब तो उसकी मदद करते हैं। दिमाग बहुत बढ़ गया है इस लड़के के। बात करनी पड़ेगी। नीलिमा बहू, आज अपने बेटे को मेरे सामने हाजिर कर देना। अच्छी खासी क्लास लगाऊंगी उसकी। मेरी गुड़िया जैसी बहू कैसी हो गई है, चेहरा कितना उदास हो गया है उसका। ऐसा कुछ भी नहीं है दादी, तू ज़्यादा अपने पति का पक्ष मत ले। वह और इन पतियों को सर पर तो बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। एक बार अगर ये सर पर बैठ जाते हैं ना, तो फिर उतरते नहीं हैं। इसलिए बैलेंस बना कर रखो। नीलिमा जी मुस्कुरा कर कहती हैं, बिल्कुल सलोनी बेटा, जैसे माँ जी ने पापा जी पर बनाया हुआ है। बिना मेरी बुराई किए तेरी सास का खाना हजम नहीं होता है। इसकी बातें सुनकर सलोनी को हंसी आ जाती है। इतने में ही अभिमन्यु अंदर आता है, जिसे देखकर सलोनी का चेहरा खिल जाता है। कुसुमा जी कहती हैं, देखा, अपने पति को देखते ही कैसे फूलों जैसी खिल उठी। अब इसको मैं अच्छी तरह बताती हूँ। अभिमन्यु के साथ एक आदमी और था। कुसुमा जी पूछती है, सलोनी बेटा, तू इसे जानती है? कौन है ये चमगादड़? नहीं दादी, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। अभिमन्यु आकर सोफे पर बैठ जाता है और उस आदमी को भी बैठने के लिए कहता है। वह आदमी एक पेपर सलोनी की तरफ बढ़ाता है। सलोनी अभिमन्यु की तरफ देखती है, लेकिन अभिमन्यु अपनी आंखें नीचे किए हुए था। सलोनी उस आदमी के हाथ से पेपर ले लेती है, और जैसे ही उस पेपर को खोलती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं और वह पेपर ज़मीन पर गिर जाता है। वह हैरानी से अभिमन्यु की तरफ देखती है। कुसुमा जी, नीलिमा जी जब यह देखती हैं तो दौड़कर सलोनी के पास आ जाती हैं। क्या बात है बेटा, पेपर नीचे गिर गई, तू काँप क्यों रही है? क्या बात हो गई है? अभिमन्यु, कौन है ये आदमी और क्या दिया है इसलिए हमारी बेटी को? नीलिमा जी उन पेपर्स को उठाती है। तलाक के पेपर, यह सब क्या है अभिमन्यु? सलोनी अभी भी अभिमन्यु की तरफ देख रही थी। नीलिमा जी गुस्से में कहती है, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? जो तेरे मन में आएगा तू वह करेगा। यह सब क्या ड्रामेबाजी है? आप सब जानते हैं कि मैं इस लड़की को पहले से ही पसंद नहीं करता था। मैं तो इसे अपनी पत्नी भी नहीं मानना चाहता था, लेकिन इसके बाद मैंने आप लोगों के दबाव में आकर इसे अपनी पत्नी मान लिया। लेकिन इसकी वजह से मेरी रेपुटेशन पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ रहा है, जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। सलोनी को अभिमन्यु के शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब कुछ उसका अभिमन्यु बोल रहा है, जो कि इतना प्यार करता है। सलोनी धीरे से आगे जाती है और अभिमन्यु का हाथ पकड़ लेती है। अभिमन्यु ने अभी तक सलोनी की तरफ देखा तक नहीं था। आप मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते, मैं आपके लिए एक सही वाइफ नहीं हूँ। मेरी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। यह सारी बातें एक बार मेरी आंखों में देखकर बोलिए। नज़र क्यों छुपा ली है? मेरी आंखों में देखो और बोलो कि तुम मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते। मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। अभिमन्यु सलोनी के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेता है और उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता है। प्लीज़ यह ड्रामा बंद करो, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मैं पहले ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। मेरी कंपनी दिन पर दिन नुकसान में जा रही है, इसलिए अब मैं अपनी कंपनी को अप करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे सबसे पहले तुम्हारा चैप्टर क्लोज करना होगा। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। सलोनी अभिमन्यु के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। क्यों कर रहे हैं ऐसा? आप जानते हैं ना, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। आप मुझे मारना चाहते हैं, डांटना चाहते हैं। आप यही चाहते हैं ना कि मैं आपके साथ कहीं ना जाऊँ, आपके ऑफिस में ना जाऊँ, किसी के सामने ना हो तो ठीक है। आप जैसे बोलेंगे ना, मैं उसी तरह से घर के एक कोने में पड़ी रहूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे अपनी लाइफ से बाहर मत कीजिए। दम घुटता है मेरा तुम्हारे साथ सलोनी। मैंने तुम्हारे साथ एक अच्छी लाइफ गुजारने की बहुत कोशिश की, तुम्हें पूरी तरह से एक्सेप्ट करने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं, मुझसे नहीं हो पा रहा है।
तुम्हारा और मेरा स्टैंडर्ड बहुत अलग है, तुम्हारी और मेरी सोच भी बहुत अलग है, इसलिए हमारी लाइफ में आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, इससे बेहतर है कि हम अभी अलग हो जाएं। ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट होने वाली है। कुसुमा जी आगे बढ़ती हैं और अभिमन्यु को एक थप्पड़ मार देती हैं। मजाक बना कर रखा है तुमने रिश्तों का। पति पत्नी का रिश्ता कोई मजाक होता है? शादी कोई मजाक होती है? पूरे समाज के सामने सलोनी के साथ शादी करके लाया है तू। उसे सब जानते हैं कि यह तेरी पत्नी है। शर्म नहीं आती तुझे इतने पवित्र रिश्ते का अपमान करते हुए? प्लीज़ दादी, मैं भावनाओं में नहीं सोचता बल्कि दिमाग से सोचता हूँ। आजकल यह सब कुछ नॉर्मल सी बात हो गई है। अगर हम दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं है तो हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। घुट घुट कर इस रिश्ते को पूरी ज़िंदगी खींचने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तेरे पापा और दादाजी घर पर नहीं हैं, जब वह दोनों आ जाएंगे उसी के बाद कोई फ़ैसला होगा। यह मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला है जिसे करने का अधिकार मैं रखता हूँ। वैसे भी ऑफिस को मैं संभालता हूँ, इस घर को मैं चलाता हूँ। आप लोग मुझसे बड़े हैं इसलिए आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैंने किसी को अधिकार नहीं दिया अपनी पर्सनल मामले में बोलने के लिए। नीलिमा जी और कुसुमा जी हैरान रह जाती हैं। अभिमन्यु सलोनी के हाथ में पेपर देकर कहता है, प्लीज़ इस पे साइन कर दो और अपनी और मेरे लिए मुसीबतें खड़ी मत करो। सलोनी रोते हुए अभिमन्यु के पैरों में गिर जाती है। प्लीज़ ऐसा मत करिए अभिमन्यु, मर जाऊंगी मैं। कोई किसी के बिना नहीं मरता। थोड़े दिन तकलीफ ज़रूर होती है लेकिन इसके बाद इंसान जीना सीख जाता है। तेरा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है? करना क्या चाह रहा है तू? सड़क से उठाकर लाया है इसे, पूरे विधि विधान के साथ शादी करके लाया है, इसलिए इसे यहाँ से निकालने का तुझे कोई अधिकार नहीं है। तो फिर ठीक है, जब मैं इसके साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहता और अगर ये बिना रिश्ते के इस घर में रहना चाहती है तो ये भले ही रह सकती है, लेकिन ना तो मेरे कमरे में रहेगी और ना ही मेरी ज़िंदगी में रहेगी। आप चाहती हैं तो आप इसे अपने पास रख लीजिए। सलोनी को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे गाली दे दी हो। बिना किसी रिश्ते के किसी के घर में रहने का क्या कहते हैं हम सभी जानते हैं। पल भर में ही सारे पवित्र रिश्तों को इतना गंदा नाम दे दिया। इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी। क्या सच में यह वही अभिमन्यु है जो कुछ दिन पहले तक मुझसे इतनी प्यार भरी बातें करते थे? एक रात में ही इनका प्यार मेरे लिए बदल गया। या तो यह झूठ है या फिर वह झूठ था जो मेरे साथ अब तक करते आए हैं। इतने में ही मयंक जी आ जाते हैं। यह सब घर में क्या हो रहा है? नीलिमा जी कहती है, देखिए आपके बेटे को क्या हो गया है। सलोनी को अपनी पत्नी मानने से इनकार कर रहा है, तलाक के पेपर लेकर आया है। यह सब क्या पागलपन है? अब तू इतना बड़ा हो गया कि बिना अपनी मर्जी की कुछ भी करता रहेगा। पिताजी यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि तू अपनी मर्जी का मालिक हो गया है। इस घर का एड अभी भी जिंदा है, इसलिए तू अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ पापा जी, आप लोगों को इस लड़की को रखने का है तो रख लीजिए। मेरे दिल में, मेरी ज़िंदगी में, मेरे कमरे में इसके लिए कोई जगह नहीं है। मैं बार बार एक ही बात दोहराना पसंद नहीं करता हूँ। सलोनी अभी भी पत्थर के जैसे ही खड़ी थी। इतना बोल कर जैसे ही अभिमन्यु जाने लगता है, सलोनी उसे रोककर कहती है, बिना किसी रिश्ते के मैं भी किसी के घर में रहना नहीं चाहती हूँ। पापा जी, दादाजी, दादी जी, मम्मी जी, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, मैं इनके जीवन भर ऋणी रहूँगी। यह जो थोड़ा सा समय मैंने आप लोगों के साथ बिताया है ना, मेरी पूरी ज़िंदगी के लिए इतना ही काफ़ी है। लेकिन मैं बिना किसी रिश्ते के यहाँ पर नहीं रह सकती। कुसुमा जी कहती हैं, ऐसे कैसे तेरा रिश्ता नहीं है बेटा? तेरी मांग में भरा हुआ सिंदूर, तेरे गले में पड़ा हुआ मंगलसूत्र, तेरे हाथों की चूड़ियाँ, तेरे माथे की बिंदिया, यह सब सबूत है कि तू इस नालायक की धर्मपत्नी है और इस खानदान की बहू है। अभिमन्यु उल्टे पैर वापस लौट कर आता है और सलोनी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। सलोनी एक बार उसकी आंखों में देखती है। अभिमन्यु इस बार भी अपनी नज़रें इधर उधर कर लेता है। सलोनी मन में कहती है, प्लीज़ अभिमन्यु, एक बार मेरी आंखों में देखिए। मुझे आपकी आंखें पढ़नी अच्छी तरीके से आती हैं, लेकिन आप तो मेरी आंखों में देख ही नहीं रहे। आखिर मैं भी तो पता करूं कि वह कौन सी बात है जिसकी वजह से आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। क्या कहा दादी आपने? इसकी मांग में भरा हुआ सिंदूर इस बात का सबूत है कि मैं इसका पति हूँ? तो ठीक है, अब यह सिंदूर भी नहीं है और कोई सबूत नहीं। इतना बोलकर अभिमन्यु सलोनी की मांग में भरा हुआ सिंदूर पहुँच देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। सलोनी को तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके शरीर से प्राण खींच लिए। उसे अभिमन्यु को इस तरह की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अब तक तो उसे यह लग रहा था कि शायद किसी वजह से अभिमन्यु ऐसा कर रहा है, लेकिन अब तो अभिमन्यु ने जो किया उसे देखकर सलोनी निष्प्राण सी हो जाती है।
क्या कहा दादी, आपके गले, इसके गले में पड़ा हुआ मंगलसूत्र इस बात का सबूत है कि यह मेरी पत्नी है? तो ठीक है, अब यह मंगलसूत्र भी नहीं रहा और कोई सबूत भी नहीं रहा। इतना बोलकर अभिमन्यु सलोनी के गले से मंगलसूत्र तोड़कर फेंक देता है। नीलिमा जी गुस्से में आगे बढ़ती है और अभिमन्यु के चेहरे पर थप्पड़ों की बरसात कर देती है। नालायक, आज यह सब कुछ करके तूने सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते को गाली नहीं दी, बल्कि आज तूने एक माँ को गाली दी है जिसने इस कोख से तुझे जन्म दिया है। मुझे यह नहीं पता था कि तू एक दिन यह दिन दिखाएगा, मेरी कोख को इस तरह कलंकित करेगा। आज तूने अपनी पत्नी का नहीं बल्कि एक औरत का अपमान किया है। तुझे एक बार भी शर्म नहीं आई? तेरे हाथ नहीं कांपे? रहने दो नीलिमा, जिसकी अंतरात्मा मर चुकी हो उसे कुछ भी समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। इस वक्त जो वो हमारे सामने खड़ा है वो हमारा बेटा नहीं है, कोई और है। हमारा बेटा तो मर चुका है। और सुन, तुझे इस बात का गुरूर है ना कि तू इस परिवार को चला रहा है, तू पूरा बिजनेस संभाले हुए है, तो अपने इस आलीशान महल में तू ही अकेला ही रहे। आज इस घर में सिर्फ मेरी बहू नहीं बल्कि हम सब भी इस घर को छोड़कर जाएंगे, क्योंकि हमें तेरे बनाए हुए इस महल में रहने का शौक नहीं। जिस परिवार में, जिस घर में हमारी बहू के लिए जगह नहीं, यह हमारे लिए भी जगह नहीं। चलिए नीलिमा, सामान उठाइए और चलिए यहाँ से। सलोनी की आंखों से आंसू निकलने बंद हो गए थे, क्योंकि जो कुछ अभिमन्यु ने किया था उससे उसको सदमा लगा था। एक बार भी अभिमन्यु की तरफ नहीं देखती और सीधे अपने कमरे में जाती है। इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल और दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहे, फिर सिर्फ उसके हाथ चल रहे थे। उसकी आंखों के सामने बार बार वह दृश्य आ रहा था जब अभिमन्यु ने उसकी मांग का सिंदूर मिटा दिया, उसका मंगलसूत्र तोड़ दिया। आज सुहागन होते हुए भी उसने उसे विधवा बना दिया। सलोनी अपना सामान लेकर नीचे आती है और वकील के पास जाकर वह पेपर उसके हाथ में लेकर उस पर साइन करके उसे पकड़ा देती है। फिर वह कुसुमा जी के पास जाती है। दादी, इस वक्त दादाजी घर पर नहीं है, इसलिए घर की सबसे बड़ी आप हैं। इस घर में अभी तक कुछ वक्त पहले ही आई हूँ, लेकिन आप सब तो इस घर में बरसों से रह रहे हैं। आप इन्हें बचपन से जानती हैं। शायद मैंने इन्हें पहचानने में गलती कर दी है, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती कि आप सब इस घर को छोड़कर जाएं। अगर आप मुझे दिल से थोड़ा सा भी प्यार करती हैं ना, दादी माँ, मम्मी जी, पापा जी को घर से जाने से रोक लीजिए। आप सब यहीं पर रहिए, यह आपका घर है। मेरा शायद इस घर के साथ इतना ही रिश्ता था जो आज ख़त्म हो गया है। आपने देखा ना, अब मेरी मांग में सिंदूर भी नहीं है और गले में मंगलसूत्र भी नहीं है। अब कोई बंधन नहीं है जो मुझे यहाँ पर बांध कर रख सकता है। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया जो हमेशा मेरे दिल में रहेगा। कुसुमा जी सलोनी के गले से लगा लेती है, लेकिन सलोनी की आंखों में आंसू नहीं निकलते। अभिमन्यु चला जाता है। सलोनी सबसे मिलती है, घर के मंदिर में जाती है और फिर अपना सामान लेकर बाहर जाने लगती है। एक बार वह अपने कमरे की तरफ देखती है, शायद उसे एक बार अभिमन्यु की थोड़ी सी झलक भी मिल जाए। थोड़ी देर देखने के बाद वह निराश हो जाती है और वापस चौखट से जैसे ही कदम बाहर निकालती है, उसके सामने एक फ़ोटो फ्रेम आकर गिर जाता है जिसके टुकड़े पूरे ज़मीन पर बिखरे हुए थे। वह अभिमन्यु ने फेंका था, जिसमें सलोनी और उसकी शादी की फ़ोटो थी। सलोनी पलटकर एक बार फिर से अभिमन्यु की तरफ नहीं देखती, उस टूटे हुए फ़ोटो फ्रेम को देखती है। आज इसी फ्रेम की तरह उसका रिश्ता भी टूटकर बिखर चुका था। सलोनी वहाँ से चली जाती है। नीलिमा जी कुसुमा जी के गले लगकर रोने लगती हैं। आज हमारी घर की लक्ष्मी चली गई माँ। मुझे नहीं पता था कि मैंने इतने नालायक बेटे को जन्म दिया है। मैं आज के बाद कभी भी अभिमन्यु का चेहरा नहीं देखूंगी। विशाल दौड़कर अंदर आता है। आंटी जी, अभी कहाँ पर है? कहाँ पर होगा? और तू भी उसके पास जाना चाहता है? उस पत्थर दिल के पास जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हम बात ही क्यों कर रहे हैं इसके बारे में? चलिए अपने अपने कमरे में चलते हैं। और सुनकर विशाल अपनी उस मगरूर और घमंडी दोस्त को बता देना कि आज के बाद यह सिर्फ अपना स्टेटस और अपनी रेपुटेशन लेकर बैठा रहे, उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। जिस तरह से सलोनी के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया, हमारे साथ भी तोड़ दी। दूसरी तरफ सलोनी सड़क पर चली जा रही थी, लेकिन एक जिंदा लाश की तरह। उसे कुछ भी होश नहीं था। वह कहाँ जा रही है, उसका रास्ता क्या है, उसकी मंजिल क्या है? उसके कानों में तो सिर्फ अभिमन्यु के शब्द सुनाई दे रहे थे। उसे वह दृश्य दिखाई दे रहा था जब खुद अभिमन्यु ने उसकी मांग का सिंदूर मिटा दिया था। कैसे कर सकता है अभिमन्यु सलोनी के साथ ऐसा? बस यही सारी बातें सोचते हुए वह सड़क पर चली जा रही थी। आगे पीछे किसी भी चीज़ का उसे कोई ध्यान नहीं था। इतने में ही एक गाड़ी आती है, उसमें से कुछ लोग उतरते हैं और ज़बरदस्ती सलोनी को गाड़ी में डालकर चले जाते हैं। इधर अभिमन्यु को एक झटका सा लगता है, उसके दिल बेचैन हो जाता है। इतने में विशाल कमरे में आता है और कमरे का हाल देखकर परेशान हो जाता है। अभी तू ठीक तो है ना? विशाल, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी सलोनी ठीक नहीं है।
मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। यह तूने क्या कर रखा है? तेरे हाथ में इतना खून निकल रहा है, तू पागल हो गया है क्या? मैं जानता था कि भाभी के साथ ऐसा करने के बाद तू खुद को बहुत तकलीफ पहुंचाने वाला है। मैं इसीलिए दौड़ कर आया था। यार बहुत रायता फैल गया है, सारे घर वाले तुझसे बहुत नाराज़ बैठे हैं और भाभी उसका तो पता नहीं। मैंने अपने आदमियों को भाभी के पीछे लगा रखा था, सब बिखर गया। आज मैंने अपने ही हाथों से अपनी खुशियों का गला घोट दिया। जिस लड़की से मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, जो मेरी जीने की वजह है, जिसकी आंखों में एक आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था, आज मैंने उसके साथ जानवरों की तरह सलूक किया। तू जानता है विशाल, मैंने अपने ही हाथों से अपनी उसकी मांग का सिंदूर पोंछा है। वो बार बार मेरी आंखों में देखने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में मुझे हजारों सवाल दिखाई दे रहे थे। मैं जानता था कि मेरी इस हरकत के बाद वह बहुत बुरी तरह से टूट जाएगी, लेकिन फिर भी मैंने उसके साथ ऐसा किया क्योंकि मेरे दादाजी उस अधिराज के कब्जे में हैं। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरे दादाजी को मार देता। आज पहली बार मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ है कि पैसा और पावर ही सब कुछ नहीं होता। इतना पैसा, इतना पावर होने के बाद भी मैं अपने दादाजी को नहीं ढूंढ पाया। मुझे इस अधिराज के कहने पर इतना सब कुछ करना पड़ा। तो चिंता मत कर, अभी बस एक बार किसी तरह दादाजी हमारे हाथ लग जाएं, उसके बाद उस अधिराज को ऐसी धूल चटाएंगे हम लोग, उसे समझ में आएगा कि उसने किससे पंगा लिया है। सलोनी, इस वक्त मेरी सलोनी का क्या हाल हो रहा होगा। तू जानता है वो टूट चुकी है, कोई उन्हें संभालने वाला चाहिए। मैं जानता हूँ यार, भाभी बहुत तकलीफ में है। तो चिंता मत कर, मैं कुछ करता हूँ। इतने में ही विशाल के पास एक मैसेज आता है, जिसे पढ़कर उसके चेहरे से पर बेचैनी आ जाती है। अभिमन्यु तुरंत उसके हाथ से मोबाइल छीन लेता है। अधिराज मेरी सलोनी को ले गया। चलो विशाल, अब हमें सलोनी के बारे में पता करना है। वह अधिराज कह रहा था कि सलोनी राजकुमारी है और पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा था। हमें पता करना होगा कि सच्चाई क्या है, और इस सच का पता हमें सिर्फ एक ही इंसान बता सकता है, वह है सलोनी की माँ। हमें उसके पास चलना होगा। ठीक है, चलते हैं, लेकिन दादाजी का क्या? अब तो अधिराज को सलोनी भाभी मिल भी गई, उसे दादाजी को आज़ाद कर देना चाहिए। वह नहीं करेगा क्योंकि वह जानता है कि अगर उसने ऐसा किया तो मैं सलोनी के पीछे जाऊंगा। इसलिए जब तक वह सलोनी को मुझसे दूर नहीं ले जाता, तब तक वह दादाजी को आज़ाद नहीं करेगा। और मैं जानता हूँ जिस मकसद से वह सलोनी को लेकर गया है, वह मकसद कभी पूरा नहीं होगा। मेरी सलोनी मर जाएगी, लेकिन मेरे सिवा किसी और को अपने जीवन में जगह नहीं दे सकती। यह मेरा विश्वास है। जानता हूँ, तू फिक्र मत कर, हम दादाजी को भी बचाएंगे और सलोनी भाभी को भी बचाएंगे। बस एक बार हमें सच का पता चले कि आखिर सच्चाई है क्या। कौन हो तुम लोग? मुझे इस तरीके से कहाँ लेकर जा रहे हो? ओ मैडम जी, ज़्यादा चिल्लाइए मत, दिमाग खिसक गया ना तो रॉकी कुछ भी कर सकता है। क्या करेगा? बोलो ना, क्या करोगे तुम? रॉकी भाई, गुस्सा कंट्रोल करो। बॉस ने कहा है कि मैडम को एक खरोच तक नहीं आनी चाहिए। बहुत ही इज्जत और सम्मान के साथ इन्हें लेकर चलना है। अगर 2-4 गालियाँ भी सुननी पड़ती हैं तो सुन ले। उसको उठाने का अब तक का सबसे ज़्यादा माल मिला है अपन लोगों को। इसका मतलब यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन है वो? किसने, किसके कहने पर ये लोग उन्होंने मुझे उठाया है? पता नहीं अचानक से मेरी ज़िंदगी में कौन सा तूफान आ गया। पहले तो अभिमन्यु ने मेरे साथ यह सब कुछ किया, अब ये मुसीबत। अब तो वह मुझे बचाने भी नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ अपना रिश्ता ही ख़त्म कर लिया है। कोई नहीं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं। अब मेरे साथ क्या होने वाला है? तुम अकेली नहीं हो सलोनी, तुम्हारा अभी तुम्हारे साथ है। भले ही हमारा प्यार थोड़ी देर के लिए मुश्किल में पड़ गया हो, लेकिन वह हार नहीं सकता। मैं आऊँगा, तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। तुम लोग मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो? बहुत दूर लेकर जा रहे हैं मैडम जी, राजस्थान लेकर जाएंगे हम आपको, इसलिए चुपचाप बैठे रहिए। राजस्थान? मुझे इतनी दूर क्यों लेकर जा रहे हो? यह लोग आखिर कौन है जिसने मुझे किडनैप करवाया है? दूसरी तरफ अभिमन्यु और विशाल सुहानी की माँ से मिलने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि अब उनके सवालों का जवाब तो वहीं पर जाकर मिलेगा। आखिरकार गाड़ी के पहिए थम जाते हैं। सुहानी बाहर देखने की कोशिश करती है, तभी एक आदमी उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हमारी आंखों पर पट्टी क्यों चढ़ा दी गई है? आपको जितने भी सवाल पूछने हैं उनसे पूछिए, जिन्होंने हमसे यह सब कुछ करने के लिए कहा है। हम तो बस वही कर रहे हैं जो हमें ऑर्डर मिल रहा है। हे भगवान, मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ? कौन है जो मेरे साथ यह सब कुछ कर रहा है? सुहानी अधिराज के सामने खड़ी थी। अधिराज उसके पास जाता है और उसकी आंखों से पट्टी हटा देता है। सुहानी जैसे ही अधिराज को देखती है, वह हैरान रह जाती है। इसका मतलब यह सब कुछ आपके कहने पर किया गया है? आपकी नीयत में पहले से ही खोट था। आपको शर्म नहीं आती किसी और की पत्नी की इस तरीके से उठवा लेने में? किसी और की पत्नी? लेकिन अब तो तुम उस अभिमन्यु की पत्नी नहीं हो। तुम दोनों का तो तलाक हो गया है ना? घर छोड़कर आई थी
तुम या यह बोल दो कि तुम्हारे पति ने तुम्हें घर से निकाल दिया। बताइए मैडम जी, आप भला किसी की पत्नी कैसे हुई? अरे भाई, ऐसे क्यों खड़े हो? स्वागत कीजिए, हमारी राजकुमारी पधारी हैं। यह सब क्या है? यही तो आपकी सच्चाई है, जिससे आप इतने वर्षों तक अज्ञात रही। आपकी माँ है, जिसने आपको पाल पोस कर बड़ा किया। कभी आपको सच नहीं बताया कि वह आपकी असली माँ नहीं है। सलोनी हैरान हो जाती है। यह सब क्या बदतमीजी है? कुछ भी बोले जा रहे हो। वह मेरी माँ है, उन्होंने मुझे जन्म दिया है। उसने तुम्हें पाला है, बड़ा किया है, लेकिन उसने तुम्हें जन्म नहीं दिया। इस वक्त तुम सूरजगढ़, जो कि एक काल्पनिक नाम है, की धरती पर खड़ी हो। यह तुम्हारा साम्राज्य है, तुम यहाँ की राजकुमारी हो। तुम उस निरुपमा को नहीं, महाराज महेंद्र प्रताप और महारानी सुलोचना की बेटी हो। वह निरुपमा बचपन में चुरा कर तुम्हें भाग गई थी यहाँ से, क्योंकि महाराज ने उसे अपने साम्राज्य से बाहर निकाल दिया था। बदला लेने के लिए वह हमारी राजकुमारी को लेकर भाग गई। कुछ समय बाद उनकी मृत्यु की खबर आई, तो हमें लगा कि शायद उसके साथ हमारी राजकुमारी भी चली गई है। आपकी याद में आपके माता पिता ने अपने प्राण त्याग दिए। पूरे साम्राज्य की जिम्मेदारी मेरे पिताजी ने उठा ली। मेरे पिताजी आपके पिताजी के परम मित्र थे और इस साम्राज्य के महामंत्री। लेकिन अभी कुछ समय पहले निरुपमा को देखा गया, तब हमें आपके बारे में पता चला। अगर आपको विश्वास नहीं है तो चलिए मेरे साथ में, आपको सबूत दिखाता हूँ। सलोनी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह ये सब क्या बातें कर रहे हैं। मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। अधिराज उसे अपने साथ लेकर जाता है। सलोनी को देखते ही सभी लोग उसके पीछे चलने लगते हैं। सलोनी हैरानी से उसके साथ क्या हो रहा है। अधिराज उसे एक कमरे में लेकर जाता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, सलोनी हैरान रह जाती है। सामने एक औरत की बहुत बड़ी तस्वीर थी, जिसकी शक्ल काफ़ी हद तक सलोनी से मिलती थी। यह महारानी सुलोचना है, तुम्हारी माँ, और तुम्हारी वह माँ जिसे तुम अपनी असली माँ समझती हो। देखो, इस तस्वीर में तुम्हारी माँ के पास है। यह उनकी दासी थी जो महारानी अपने मायके से लेकर आई थी, लेकिन यह बहुत ही लालची थी। महारानी ने इसे चोरी करते हुए पकड़ लिया, इसलिए महाराज ने इसे राज्य से निकाल दिया। यह आपको लेकर भाग गई। सलोनी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सच में महारानी सुलोचना से कितनी शक्ल मिलती है मेरी। मैं एक राजकुमारी हूँ? नहीं नहीं, यह जरूर कोई सपना है। क्या सोच रही हैं राजकुमारी? चलिए, आपका राजकुमारी बनने का वक्त आ गया है। आपका साम्राज्य, आपकी प्रजा आपका इंतजार कर रही है। माफ़ कीजिएगा कि मैंने आपको इस तरीके से अपने पास बुलाया, लेकिन क्या करता अगर मैं आपको यह बोलता, तो क्या आप मेरे साथ आती? इसलिए चलिए, मैं आपके साथ हूँ हर कदम पर। सलोनी अधिराज की तरफ देखती है। अधिराज मुस्कुराकर कहता है, इस तरह मत देखिए, मैं बुरा नहीं हूँ। मैं तो बस अपने साम्राज्य के प्रति अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। राजकुमारी को ढूंढना मेरा काम था, वह मैंने पूरा कर दिया। चलिए, आपको महल लेकर चलता हूँ, जो बरसों से आपका इंतजार कर रहा है। अभिमन्यु पूरे रास्ते सिर्फ सलोनी के बारे में सोचता रहता है। पता नहीं अधिराज उसके साथ क्या कर रहा होगा। यही सोच सोच कर उसके दिमाग की नसें फट रही थी। फिर भी किसी तरह उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया हुआ था। वह दोनों सलोनी की माँ के पास पहुँच जाते हैं। अभिमन्यु को देखते ही वह परेशान हो जाती है। आखिर इस वक्त दामाद जी यहाँ पर क्यों आए होंगे? आने से पहले कोई फ़ोन भी नहीं किया। दामाद जी, आप इस समय यहाँ पर कोई फ़ोन नहीं किया? घर पर सब ठीक तो है ना? हाँ, मेरी सलोनी ठीक है। माँ, मुझे कुछ दिनों से मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। माँ, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, इसका जवाब सिर्फ आपके पास है। मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से उलझ कर रह गई है। आपको नहीं पता कि वहाँ पर क्या क्या हो गया है। क्या सलोनी एक राजकुमारी है? इतना सुनते ही निरुपमा के हाथ पैर कांपने लगी। वह गिरने वाली होती है। विशाल उसे पकड़ लेता है और कुर्सी पर बिठा देता है। वह कांपती हुई आवाज़ में कहती है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? किसने बताया आपको? क्या हुआ है? अभिमन्यु अधिराज के बारे में उसे बताता है, जिसे सुनते ही वह फूट फूट कर रोने लगती है। जिन चीज़ों से बचाकर मैं अपनी बच्ची को लेकर आई थी, वह फिर से उसी दलदल में फंस गई। उन राक्षसों के हाथों में आखिर पड़ ही गई मेरी सलोनी। मैं महारानी को क्या मुंह दिखाऊंगी ऊपर जाकर? मैं उसकी बेटी का ध्यान नहीं रख पाई। मैं अपनी राजकुमारी की हिफाजत नहीं कर पाई। मैं तो यह समझकर उन्हें अकेला छोड़ कर आई थी कि तुम हो उसके साथ। मैं बेटा, तुम तो सलोनी को अकेले क्यों छोड़ दिया? तुम नहीं जानते, तुमने सलोनी को मौत के मुंह में भेज दिया है। उनकी बातें सुनकर अभिमन्यु और विशाल दोनों परेशान हो जाते हैं। अभिमन्यु कहता है, माँ, मुझे बताइए सच क्या है? और आपको लगता है कि मेरे होते हुए मेरी सलोनी को कुछ हो सकता है? मैं तो सिर्फ आपके पास सच पता करने के लिए आया हूँ। बिना सच पता किए मैं क्या कर सकता हूँ? हमारा सूरजगढ़ बहुत ही संपन्न साम्राज्य था। महाराज विश्वजीत और हमारी महारानी सुलोचना का प्रेम विवाह हुआ था। हमारी महारानी अपार सुंदरी थी। आसपास के कई राज्यों में उनकी खूबसूरती की चर्चाएं हुआ करती थी। कहते हैं ना,
औरत का हद से ज़्यादा खूबसूरत होना भी कभी कभी खतरनाक साबित होता है। कुछ ऐसा ही हमारी महारानी के साथ भी हुआ। मैं विवाह के समय ही महारानी के साथ दहेज में आई थी। अपना पूरा जीवन मैंने उन्हें समर्पित कर दिया था। एक क्षण के लिए मैं भी उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। महाराज के घनिष्ठ मित्र थे। वह कहीं के राजा तो नहीं थे, लेकिन फिर भी वह एक संपन्न परिवार से थे। एक रोज उनकी नज़र हमारी महारानी पर पड़ गई। बस उस दुष्ट प्राणी की नीयत हमारी महारानी पर खराब हो गई। अब वह कोई ना कोई मौका ढूंढा करता महारानी के करीब जाने का। पहले तो वह महीनों महल में आता ही नहीं था, लेकिन जब से उसने हमारी महारानी को देखा, वह दूसरे तीसरे दिन महल में पहुंच जाता था। पता नहीं उसने हमारे महाराज पर कौन सा जादू कर रखा था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था। वह तो बस उसे अपना परम मित्र मानते थे, इसलिए। लेकिन मैं उनकी मनसा भाप चुकी थी और मैंने यह बात धीरे से महारानी के कानों में भी डाल दी थी। मैं महारानी की विश्वास पात्र थी। जितना विश्वास वह मुझ पर करती थी, उतना तो शायद वह महाराज पर भी नहीं करती थी। उन्होंने कई बार महाराज को यह बात बताने की कोशिश की, लेकिन जब बात भैरव सिंह की होती, तो पता नहीं क्यों महाराज रुष्ट हो जाते थे। इसी तरह भैरव सिंह ने महाराज को विश्वास जीतकर अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर पता नहीं कौन सा खेल खेला। इसी महल में महामंत्री के पद पर आसीन हो गया। दुर्भाग्य से शादी के 3 वर्ष बाद भी महारानी को कोई संतान नहीं हुई। इस बात को लेकर महाराज बहुत चिंतित रहते थे। प्रजा भी संतान चाहती थी। बहुत उपचार कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। महारानी का गर्भ धारण ही नहीं हो रहा था। उस दुष्ट भैरव ने महाराज को अपने विश्वास में ले लिया और पता नहीं महाराज को ऐसा क्या पट्टी पढ़ाई कि उसके बेटे अधिराज को राजकुमार के पद पर आसीन करने के लिए बोल दिया। महारानी के समझाने पर भी महाराज पर कोई असर नहीं हो रहा था। पता नहीं उस भैरव सिंह ने कौन सी सम्मोहन शक्ति हमारे महाराज पर डाल दी थी। वह इस कदर मोहित हो गए थे कि उन्हें सिवाय भैरव सिंह की बात के और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि जिस पत्नी से वह प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे, उसकी बात भी नहीं सुनते थे। वैसे वे महारानी की सारी बातें सुनते थे, लेकिन जब बात भैरव सिंह की होती थी, तो पता नहीं क्यों वह महारानी की बातों को भी अनसुनी कर देते। आखिर वह दिन भी आ गया जब अधिराज का राजकुमार पद पर राज्याभिषेक होने जा रहा था। हालांकि उसकी उम्र छोटी थी, सिर्फ 5 साल का ही था, लेकिन फिर भी उसने महाराज को मना कर अपने बेटे को राजकुमार के पद पर आसीन करवाने का प्लान बना ही लिया। लेकिन कहते हैं ना, हम जो सोचते हैं कभी वह होता नहीं है, होता वही है जो विधाता ने सोच रखा है। अचानक महारानी बेहोश होकर गिर गई। चारों तरफ कोलाहल मच गया। महाराज बहुत चिंतित हो गए। डॉक्टरों की फौज खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद एक खुशखबरी आई कि हमारी महारानी गर्भवती हैं। इस खबर ने पूरी प्रजा में खुशी से भर दिया। महाराज की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। इसी के बाद सबकी सलाह पर यह राज्याभिषेक टाल दिया गया, क्योंकि अब महाराज की खुद की संतान होने वाली थी। और यही बात भैरव सिंह के दिल को चुभ गई। एक तो वह महारानी के करीब नहीं जा पा रहा था, दूसरा उसका बेटा राजकुमार नहीं बन पा रहा था। इस बात का गुस्सा निकालने के लिए वह अवसर ढूंढ रहा था। एक दिन वो पापी महारानी के कक्ष में पहुंच गया। उस वक्त मैं बाहर गई हुई थी, अन्यथा मैं उसे महारानी के कक्ष में आने ही नहीं देती। मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर वह मुस्कुराता हुआ, ठिठोली करता हुआ महारानी के पास पहुंच गया। उसके साथ 2-4 बातें की और उसके बाद उस पापी ने हमारी महारानी को स्पर्श करने की कोशिश की। महारानी तो पहले से उसके बारे में जानती थी, इसलिए महारानी ने उस पर हाथ उठा दिया। उसे अपना अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। नीच पापी महाराज के पास पहुंच गया और उसकी महारानी के खिलाफ महाराज को कुछ ऐसा बता दिया जिससे महाराज बर्दाश्त नहीं कर पाए। दरअसल कुछ समय पहले महाराज के चचेरे भाई बहुत दिनों के लिए महल में रहने आए थे। महारानी उन्हें बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह स्नेह करती थी, इसलिए कभी कभी वह घंटों महारानी के कक्ष में भी रुका करते थे। उस पापी ने इस पवित्र रिश्ते को दागदार करके महाराज के सामने पेश कर दिया। उसने तो हमारी महारानी पर यहाँ तक लांछन लगा दिया कि उसके गर्भ की जो संतान है वह भी महाराज की नहीं है। लेकिन महाराज ने उस पापी की बातों पर विश्वास किया और अपनी पत्नी की बातों पर नहीं। उस रात हमारी महारानी अधूरों में नहाई हुई थी। महाराज को अपनी पवित्रता का प्रमाण देते देते थक चुकी थी, लेकिन वह बेचारी अपने आप को पवित्र कैसे साबित करती। जब इस धरती पर माता सीता को सत्यता के प्रमाण देना पड़ता है, पवित्रता का प्रमाण देना पड़ता हो, तो वह तो एक मामूली सी औरत थी। महारानी ने उसी क्षण साम्राज्य को छोड़ने का फैसला ले लिया, लेकिन यह बात भी उस पापी से बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि उसकी नीयत में ही खोट था ना। उसने महाराज से कहा कि अगर वह इस तरह महारानी साम्राज्य छोड़कर चली जाएंगी तो लोग आपके बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे। उसने तुरंत
फिर से महाराज के कान भर दिए कि आपकी जो भी संतान होगी, अगर वह पुत्री होती है तो मेरे बेटे के साथ उसका विवाह करवा दीजिएगा, फिर मेरे बेटे को राजा बना दीजिए, आपका सम्मान भी रह जाएगा और मर्यादा भी। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसे ही हमारे महाराज की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। उन्होंने अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं किया, अपने भाई पर विश्वास नहीं किया, सिर्फ उस दुष्ट राक्षस पर विश्वास किया और उसी ने पलटकर विश्वासघात किया। विश्वासघात का वह छुरा मारा उसने हमारे महाराज की पीठ पर, जिससे उसके प्राण ले लिए। मुझे आज भी याद है वो रात जब महारानी ने राजकुमारी स्वर्णिमा को जन्म दिया था। जिस संतान की चाह में हमारी महाराज वर्षों तक तरफ रहे थे, उस संतान ने उस पृथ्वी पर जन्म लिया तो हमारे महाराज ने अपनी राजकुमारी का चेहरा तक नहीं देखा, क्योंकि वह तो उस पापी को की लगाई हुई आग में जले जा रहे थे। राजकुमारी 6 महीने की हो गई, लेकिन एक बार भी महाराज ने अपनी पुत्री का चेहरा नहीं देखा। महारानी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह पति जो उन्हें अपने प्राणों से भी ज़्यादा स्नेह करता था, उसने अपना मुंह मोड़ लिया था और इसी वजह से हमारी महारानी का स्वास्थ्य खराब रहने लगा। राजकुमारी तो मेरी ही गोद में पली। कहते हैं झूठ बहुत दिनों तक नहीं टिकता, इसी तरह एक दिन उस पापी का सत्य भी महाराज के सामने आ गया। जब महाराज को उसके सच के बारे में पता चला तो महाराज ने उसे अपने महल और साम्राज्य से निकालने का आदेश दे दिया। लेकिन यह बात उस पापी को हजम कैसे होती? बना बनाया खेल बिगड़ रहा था। जो कुछ वह पाना चाहता था सब कुछ उसके हाथों से जा रहा था। महाराज महारानी के पास पहुंच गए, उन्हें स्नेह से गले लगाया। महीनों बाद अपने पति का प्रेम पाकर हमारी महारानी बहुत खुश थी। महाराज भी अपनी पुत्री को गले से लगाया, हमारी राजकुमारी से लड़ रहा। शायद वह आखिरी बार था। इसलिए उस रात सूरजगढ़ में वह तूफान आया जो सब कुछ बहा कर ले गया। वो पापी, उसने हमारे महाराज को धोखे से मार दिया। माफ़ी का बहाना बना कर आया, पैरों में गिर पड़ा, अपनी गलती का क्षमा मांगता रहा, रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। हमारे महाराज बहुत ही सरल स्वभाव के थे, न जल्दी उनकी बातों में आ गए। उसे गले लगा लिया और उस पापी ने हमारे महाराज पर खंजर से वार किया। उससे हमारे महाराज को मार दिया। महाराज का शव देखकर महारानी भी पागल सी हो गई। तो दोस्तों, इस पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि अब अभिमन्यु सलोनी को कैसे बचाएगा। क्या सलोनी वापस अभिमन्यु को मिल पाएगी या फिर अधिराज सलोनी से शादी कर लेगा? तो जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।